आज की इस वीडियो कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग इतिहास के प्रथम खंड यानी पहला भाग में पहला पार्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ में आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो की पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से नहीं जुड़ पाए थे। तो आपकी जानकारी को पुनः एक बार पुष्ट करने के लिए आपके समक्ष यह हिस्ट्री का पहला पार्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक आपने देखा कि क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में क्या क्या परिवर्तन आए, लोगों की स्थिति कैसे बदली, महिलाओं का क्या योगदान रहा, आदि आदि के बारे में। आज हम लोग जिन बिंदुओं के बारे में जानेंगे, मेरे माध्यम से आपको आपके अंदर उन बिंदुओं के बारे में जानकारी भरने का प्रयास किया जाएगा। उसमें पहला बिंदु है आज का स्लेव ट्रेड के बारे में। दूसरा है कि कैसे फ्रांस की क्रांति ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। और तीसरा बिंदु है कि वे कौन कौन से कारण थे जिनके चलते फ्रांस में नेपोलियन का अभ्युदय हुआ और उसने पूरे विश्व के इतिहास को बदलने का प्रयास किया। तो शुरुआत करते हैं द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस से। स्लेवरी यानी दासता, यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंदर मानव का जानवरों की तरह खरीद फरोख्त किया जाता था। यूरोप के देशों में यह 17वीं शताब्दी से ही प्रचलित थी और इस क्रम में व्यापारियों के द्वारा मानव की खरीद फरोख्त की जाती थी और मानव के साथ एक तरह से जानवर जैसा ही व्यवहार किया जाता था। यूरोप के व्यापारी अपने जहाज के साथ अफ्रीका महादेश पहुंचते थे। अफ्रीका महादेश पहुंचने के बाद वहां के मुखिया, जो सरदार कबीले का हुआ करता था, उनसे पैसा देकर बदले में लोगों को खरीदते थे। खरीदने के पश्चात उन लोगों को जहाज के निचले हिस्से में जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता था। फिर वहां से उस जहाज को लेकर वे नॉर्थ अमेरिका के दक्षिणी तट की ओर यानी कैरेबियाई देशों में, जो दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी हिस्सा था, वे वहां पहुंचते थे और वहां पहुंचकर वे जो प्लांटर्स होते थे उनके हाथों उनको बेच देते थे और बेचकर पुनः वहां से सामान लेकर अपने महादेश यानी यूरोप को वापस चले जाते थे। इस तरह दास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था और इस व्यापार के क्रम में 3 महादेश आपस में जुड़े हुए थे। अगर इन तीनों महादेश को रेखा के द्वारा या रेखाखंड के द्वारा आपस में मिलाया जाए तो यह एक त्रिकोणीय आकृति बनाते थे, त्रिभुजाकार आकृति बनाते थे, जिस कारण से इस स्लेव ट्रेड को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की संज्ञा दी गई। 1791 में फ्रांस के संविधान बनने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1804 में जब पुनः नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता पर आसीन हुआ तो उसने दोबारा दास प्रथा की शुरुआत कर दी और अंततः 1848 में दास प्रथा का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया गया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब आइए देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने लोगों के जीवन में कैसे बदलाव लाए। फ्रांस की क्रांति के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता का नारा बुलंद हुआ और यह दुनिया के देशों में पहुंचा।
यह नारा फ्रांस वासियों के लिए भी उतना ही कारगर साबित हुआ। संविधान के माध्यम से फ्रांस के लोगों में समानता और स्वतंत्रता की भावना पनपी और यह भावना उनके खान पान, रहन सहन, पोशाक, भाषा, बोली, हर जगह यह भावना परिलक्षित होने लगी। इसके लिए फ्रांस में फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया, लोगों के पहनावा में परिवर्तन आया गया। इसके साथ साथ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का जब डिक्लेरेशन हुआ 1791 में, तो इसके पश्चात देश के अंदर जो संपत्ति प्राप्त लोग थे उस अधिकार को खत्म कर उन सभी युवकों को यानी केवल पुरुष को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाएं अभी भी इससे वंचित रही, उनको इसके लिए आवश्यक नहीं माना गया। लेकिन जैकोबिनों के द्वारा यानी रॉसपेरे के सत्ता में आने के बाद महिलाओं में थोड़ी स्वतंत्रता की बात दी गई, लेकिन उसे अलग रखा गया। इस तरह से फ्रांस के समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तीनों तौर पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों या यूं कहे कि दुनिया के लोगों में सत्ता के प्रति, अपने देश के प्रति सोचने का नजरिया बदल दिया, साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सजग करने का प्रयास किया। अब हमारा तीसरा बिंदु शुरू होता है, जो है नेपोलियन बोनापार्ट के संबंध में। जैसा कि आपको बताया गया कि फ्रांस में डायरेक्टरी की शासन स्थापित की गई, जिस कारण से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ और इस माहौल के कारण सैन्य अधिकारी के रूप में काम करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसने इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ और उसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। 1804 में फ्रांस का राजा बनने के बाद उसने नेपोलियन कोड लागू किया, जिस नेपोलियन कोड के माध्यम से उसने फ्रांस में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की और उस नई व्यवस्था की शुरुआत का जो परिणाम था वह यूरोप के अन्य देशों में भी देखने को मिला, जिस कारण से नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है। उसने एक एक कर अपने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू किया, जिस कारण से उसके पड़ोसी देश या राज्य ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, जर्मनी सत्ते में आ गए और आने के बाद इन लोगों ने अपनी एक अलायंस बनाई, अपना एक गुट बनाया और एकजुट होकर नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ हो गए और नेपोलियन बोनापार्ट को घेरने की तैयारी करने लगे। अंततः 1815 में नेल्सन के नेतृत्व में वाटरलू में युद्ध हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन की अगुवाई में सम्मिलित सेना के साथ, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ। उसके पराजित होने के पश्चात यूरोप में फिर से जो पुरानी कंजर्वेटिज्म थी उसकी शुरुआत कर दी गई। इस तरह यूरोप को नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अंश तक प्रभावित किया, हद तक प्रभावित किया और उसके सिद्धांतों ने यूरोप में एक नई दिशा प्रदान की और लोगों के अंदर इसके द्वारा नेशन स्टेट की भावना को उजागर किया गया और यूरोप में नेशन स्टेट की स्थापना को बहुत बल मिला। तो उम्मीद है आज जो चर्चा जिन बिंदुओं पर मेरे द्वारा की गई है आप
सभी इसको अच्छी तरह से समझने में समर्थ हुए होंगे। फिर आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए इसका अगला खंड आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से कीजिए ना, इधर से आ जाए।